अभी लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर, तो दो चीज हमने देखी थी कि उत्थित अवस्था में रहना, उसके अलावा और कोई होप नहीं है, और वो चीज़ कितनी भव्य है वो लास्ट टाइम हमने देखा था। अब इस चैप्टर के ऊपर आते हैं, तो ऑन अवेकनिंग एंड कीपिंग अवेक, शुरुआत में हमने 4 टाइप की कॉन्शियसनेस देखी थी, अगर आपको याद हो तो। याद होगा ही। स्वप्नावस्था, सुसुप्ति, पहले सुसुप्ति अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर जागृति, और फिर तुरिया। अगर इंग्लिश में कहें तो स्लीप, वेकिंग स्लीप माने कि रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद जागृति जिसको सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और तुरिया उसको ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस शब्द क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? क्योंकि कॉन्शियसनेस शब्द जो है अलग अलग ढंग से अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तावरिया साहब तो कॉन्शियसनेस शब्द जो यूज करते थे वो जो डिवाइन होलनेस उसके लिए है, मतलब जो परम तत्व है उसके लिए करते थे। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का वो डिफरेंस बताते थे ना। अवेयरनेस जो है वो चिट्ठी से आती है, और कॉन्शियसनेस जो है वो परमात्मा से आती है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है वो परमात्मा से आती है। फिर भी हम जनरली अवेयरनेस की जगह कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग करते हैं। कृष्णमूर्ति भी कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग करते थे, पर वो ये परम तत्व के बारे में नहीं। तो उसको अगर कोई अच्छे 2 शब्द उसका डिस्टिंग्विश कर सके तो इसको हिंदी या गुजराती में समझना है तो कॉन्शियसनेस जो है वो उसको चैतन्य कहेंगे। जो शब्द है वो एकदम। और दूसरा जो है शब्द जो है चेतना, तो नॉर्मल कोर्स में जो कॉन्शियसनेस चेतना को भी कहते हैं, पर टावरिया जी जो कहते थे वो उसको कॉन्शियसनेस चैतन्य के बारे में कहते थे। तो चैतन्य और चेतना इस तरह आप समझोगे तो क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। और एक और भी शब्द है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कि पूरा जो समूह है, जगत के जो लोग हैं उसकी कॉन्शियसनेस जब इकट्ठा होती तो उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। कोई चीज़ें सारी ऐसी होती है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर आती है, जो एक कॉमन फैक्टर होता है। और चेतना और चैतन्य में क्या फर्क है फिर? तो चेतना जो है वो चित्त से बना है चेतना। तो चेतना जो है वो यूँ कहें कि हम जो अपना होनेपन का जो एक अनुभव हम करते हैं शुरुआत में, वो होनेपन का जो अनुभव है उसको हम चेतना कह सकते हैं। या अपना जोपन अपने अपनेपन का जो है कि मेरी चेतना में ऐसा हुआ, या मेरी चेतना ऊपर गई, मेरी चेतना नीचे गई, तो उस ढंग से चेतना को समझना है कि चेतना ऊपर नीचे होती है, उस माने में कि वो वहाँ अपना होनापन होता है। और अल्टीमेट होनापन तो होता है चैतन्य में। तो चैतन्य क्या है? वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व जो है वो चैतन्य है। तो चेतना और चैतन्य में ये डिफरेंस समझना जरूरी है। और नॉर्मली मैंने बताया इस तरह कई लोग अवेयरनेस को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो नॉर्मल संदर्भ में समझा जाना चाहिए, वो या फिर अवेयरनेस भी कह सकते हो उसको। एक्चुअली अवेयरनेस मैंने आगे बताया था कि जब अवेयरनेस हमारे अंदर आती है और वो जब एक घनीभूत स्वरूप लेती है तब अवेकनिंग होता है। तो अवेकनिंग के लिए अवेयरनेस का होना जरूरी है। और अवेयरनेस के बारे में तो तावरिया जी ने बहुत कुछ
पता है, क्योंकि चित्ती से जो अवेयरनेस आती है, कैसे हमारे अंदर आती है, उसका बहुत सारा ब्यौरा उन्होंने बताया है। तब मैं उनको एक बार मिलने गया था बम्बई, तब वो पहली बार, तब मुझे वो अवेयरनेस के बारे में ही ज़्यादा बताते थे। और एक एग्जांपल देते थे कि जैसे इत्र की बोतल होती है, सेंट की बोतल होती है, उसको जब हम खोलते हैं तो कैसे इत्र सब और प्रसर जाता है, स्प्रेड होता है। इसी तरह जो अवेयरनेस है वो जैसे बढ़ती है तो स्प्रेड होती है, और उसके द्वारा हम ब्रह्मांड में क्या चल रहा है वो सब कुछ अवेयरनेस द्वारा जान सकते हैं। जैसे कि वो उन्होंने एग्जांपल दे के मुझे बताया था कि भाई अभी कोई मेरी एक पहचान वाली व्यक्ति अमेरिका में है, मानो मेरा लड़का है, लड़की है, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं वो मुझे जानना है, तो थ्रू अवेयरनेस में यहाँ बैठे बैठे भी जान सकता हूँ। तो ये अवेयरनेस इस तरह स्प्रेड होती है, और अवेयरनेस द्वारा कहीं भी वो व्यक्ति देख सकती है, सुन सकती है। ये स्थिति रहती है अवेयरनेस की, तो वो एक बहुत ऊंची स्थिति आपको है। क्या हाँ, कोई नो, किसी का म्यूट खुल जाता है बीच में। अब हमारे जो प्राचीन संत लोग थे, वो लोग भी जो अपने अपने जो भजन रचते थे, उसमें भी ये सब बात आती थी। ये जो चार प्रकार की जो हम कॉन्शियसनेस देखते हैं, चार प्रकार की स्थिति, जैसे नरसिंह मेहता का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, जागीने जोऊं तो जगत दिसे नहीं, ઊંઘમાં અતપતા भोग भासे, चित्त चैतन्य विलास तद्रुप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। बहुत अच्छा भजन है। क्या कहते हैं, जागीने जोऊं तो जगत दिखे नहीं, वो जागीने जोऊं तो मतलब जाग के देखूं। तो जागना वो कौन सी ये स्थिति, अब वो बोल रहे बहुत बता रहे हैं। ये कोई निद्रा से जागने की बात नहीं कि रात को सो गए थे, सुबह में उठ के देखा तो जगत दिखे नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो तीसरी और चौथी स्थिति की बात कर रहा है, मतलब तीसरी स्थिति है जागृति या अवेकनिंग की स्थिति है, तो वो अपनी जो स्लीप है, ये साइकोलॉजिकल स्लीप उसकी टूट गई। जो उसकी स्वप्न अवस्था थी, ये संसार के प्रति जो जो एक स्वप्न अवस्था थी, वो टूट गई। अभी वो रियलिटी में जगत को समझ रहे हैं, तो वो जो जगत ये है वो देख नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं कि जागी ने जाऊं तो जगत दिखे दिखे नहीं, मतलब ये स्वप्न अवस्था अब टूट गई, अब वो रियल अवस्था के अंदर जागृति अवस्था में आ गई। ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે, तो ऊंग मतलब वो सेकंड स्टेज जो है, साइकोलॉजिकल स्लीप है या स्वप्न अवस्था है, उसको वो ऊंग कहते हैं, नींद। उसमें अटपटा भोग भास है, भोग जो है वो उसमें दिखते हैं। तो हमारा जो संसार है वो सेकंड स्टेज में हम सब पूरा अनुभव करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं सब जो सारी चीजें इसको भोग का भोग के लिए ये सब कुछ बनाया है, ये सब हम देख सकते हैं। चित्त चैतन्य विलास से, तो जो ये जो है ब्रह्मांड जो है वो पूरा चित्त और चैतन्य का एक विलास है, एक प्ले है, एक रमत है। और ब्रह्म एक, यहाँ दो दो बार ब्रह्म शब्द का उपयोग किया है, ब्रह्म लट्टा करे ब्रह्म पार। तो एक ब्रह्म का मतलब है चित्ती, और एक ब्रह्म का मतलब है डिवाइन होलनेस। तो जो चित्ती चित्ती जो हुई है वो डिवाइन होलनेस से आई है, उसका एक पार्ट है पुरुष और प्रकृति। तो जो पुरुष है, पुरुष और प्रकृति का जो प्ले है उसको कहते हैं ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। तो ये, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और चेतना और चैतन्य का ये एक प्ले, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था की बात नरसिंह मेहता करते थे। ऐसे कबीर जी भी कहते थे कि कबीरा सोया क्या करे, बैठा रहूं जाग और जाग, जिनके संग से बिचलो वही से संग लाग। तो ये भी तीसरी शब्द हमारे संत महात्मा जो थे वहाँ जिन्होंने जागने का शब्द प्रयोग किया है, वो जागने का शब्द प्रयोग वो तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था के लिए कहा है। तीसरी अवस्था में वो जो जाग जाता है आदमी, अवेकनिंग जो होता है, उसके बारे में बात करती है।
अब अवेकनिंग के लिए एक और चीज भी जरूरी है, जिसका अब तक हमने जिक्र नहीं किया है। वो एक साधन, कौन सा साधन है जिससे हम अवेकनिंग में प्रवेश होते हैं और फिर अवेकनिंग को हम धारण कर सकते हैं? वो चीज क्या है? अटेंशन। तो अटेंशन चाहिए अगर अवेकनिंग के में जाना है, और अवेकनिंग में जाना है मतलब अंदर की ओर मुड़ना है, तो अटेंशन को अंदर करना पड़ेगा और फिर अटेंशन को धारण करके रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो अटेंशन उसके अंदर होना जरूरी है, तब जाके अवेकनिंग अच्छी तरह हो पाता है। और फिर अवेकनिंग को, जैसे साहब ने बताया ना, कीपिंग अवेक, कीपिंग अवेक मतलब अवेकनिंग को धारण करके रखो। तो कीपिंग अवेक जो है वो अटेंशन को जब पकड़ के रखते हैं तो कीपिंग अवेक होता रहता है। तो इतना आज पूर्व भूमिका में मुझे थोड़ा बताना था, ये 10 मिनट में ये बताया है। अभी आगे किताब के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 260। Although one must be emotional to awaken, it does not require an emotional center of gravity. तो जागृत रहने के लिए इमोशनल सेंटर का उपयोग तो करना है। कई बार जब हम इमोशनल सेंटर में आते हैं या इमोशनल हो जाते हैं तो जागृति आसान बन जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं? तो हर व्यक्ति है उसकी एक टाइप होती है, या उसका एक ये सेंट्रल उसका जो एक हो जाता है, मतलब उसका जो है वो कौन से माध्यम द्वारा सब कुछ होगा। तो या इंटेलेक्चुअल है, या फिर इमोशन से, या फिर सेक्स तो इसमें आता नहीं है, सेक्स सेंटर का डायरेक्ट रोल पर, या फिर होता है ये मूविंग सेंटर का। तो तीन चीज है, इमोशनल या फिर इंटेलेक्चुअल या फिर मोमेंट इस तरह। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कई लोगों के अंदर जो है वो भाव ज्यादा होते हैं, तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इमोशनल सेंटर के अंदर होता है। कई लोग का जो है पूरा एटीट्यूड है इंटेलेक्चुअल होता है, वो इमोशन में ज्यादा बहुत मानते नहीं है, इंटेलेक्चुअली सब चीज समझने का प्रयत्न करते हैं। तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर। और कई लोग ये सब में नहीं पढ़ते, बस पूरा दिन शरीर को चलाते रहते हैं, मूवमेंट ज़्यादा करते रहते हैं, और मूवमेंट द्वारा जो कुछ करना है, जो लक्ष्य होता है उसके प्रति, तो वो लोग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें है। तो इसी तरह हमने आगे भी देखा था कि ज्ञान भक्ति कर्म वगैरह जो योग आए हैं वो भी ये इस 3 प्रकार का है। तो यहाँ कहते हैं कि ये इमोशनल सेंटर के अंदर अवेकनिंग हो सकता है, पर इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो इमोशनल सेंटर की ग्रेविटी वाले आदमी उसका अनुभव कर सकेंगे, दूसरे नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी वो इमोशनल सेंटर से अवेकनिंग का अनुभव कर सकता है। अवॉइडिंग 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 sentimentality does not make one insensitive. It makes one sensitive to finer state and to nobler values. तो सेंटिमेंटालिटी मतलब क्या? सेंटिमेंटालिटी मतलब कि एक भावुकता, गुजराती में हम कहते हैं लागनी प्रधानता, और भावुकता जिसको कहते हैं। तो भावुकता जो है सेंटिमेंटालिटी, वो उससे आदमी इनसेंसिटिव नहीं हो जाता है। तो सेंटिमेंटालिटी मतलब भावुकता को जब हम अवॉइड करते हैं, जब निकाल देते हैं, तो उससे आदमी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। वो सेंसिटिव होना तो जरूरी है, क्योंकि सेंसिटिविटी जितनी होगी इतना वो एक्सपीरियंस कर सकेगा। तो सेंटिमेंटालिटी को निकाल देना है, सेंसिटिविटी को रहने देना है। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, संवेदनशीलता तो चाहिए हमें, पर ये जो सेंटिमेंटलिटी जो है, वो भावुकता जो है, भावुकता मतलब क्या कि छोटी छोटी बात में आदमी इमोशनल हो जाता है। कई लोगों को देखा होगा आपने कि एकदम जिसको हम टची भी कहते हैं, छोटी छोटी बातों में टची हो जाते हैं, उसको
बुरा लग जाता है उसको। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ये न्याय नहीं मिला, या मुझे कुछ ठीक ढंग से जो मुझे ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीट नहीं मुझे कर किया गया है। तो ऐसे ये टची लोग होते हैं। और कई सारे तो इतने टची होते हैं कि जब टीवी में प्रोग्राम आते हैं तो टीवी के प्रोग्राम के अंदर भी इतने आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि रियलिटी शो चलते हैं तो उसमें ये सब चलता है, कोई किसी को डांटता है, कोई किसी का क्रिटिसाइज करता है। तो उस समय बहुत सेंटिमेंटल लोग है, उसको ऐसा फील होता है कि जैसे एज इफ उसको डांट दिया, तो उसको अंदर से बुरा लगता है। इतनी कई लोग इतने सेंटिमेंटल होते हैं। तो ये आध्यात्म के लिए बहुत नुकसान कारक है, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी का वेस्ट बहुत होता है। तो खास ध्यान में रखना चाहिए कि सेंसिटिव बनना है, और सेंटिमेंटलिटी जो है उसमें हमको नहीं जाना है। हमारा जो अप्रोच भी है तो वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल होना अप्रोच अच्छा है, सेंटिमेंटल होना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि अवॉइडिंग सेंटिमेंटलिटी डज नॉट मेक वन इनसेंसिटिव, इट मेक्स वन सेंसिटिव टू फाइनर स्टेट एंड टू नोबलर वैल्यूज। जो नोबलर वैल्यूज होते हैं, जो उम्दा जो मूल्य जो है उसका, उसके प्रति ये जो जब हम सेंसिटिव बनते हैं तो वो उम्दा जो मूल्य 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 है उसके प्रति हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो फाइनल स्टेज होते हैं, मतलब सूक्ष्म स्तर जो होता है उसकी ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। पीपल विदाउट सब्सटेंस कंटिन्यूअली रिक्वायर नॉवेल्टी। नॉवेल्टी चाहिए लोगों को। हमें सब, आज का जमाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है नॉवेल्टी का। लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं छोटी छोटी बातों में। मतलब कि जो गहराई से जो संतोष लेना है वो संतोष लेते नहीं है, और बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। उसको नॉवेल्टी चाहिए, आज ये किया बस अभी इससे हो गया, अभी और कुछ बताओ और कुछ बताओ। तो ऐसे कोई पीपल जो है थे उसको कहते हैं पीपल विदाउट सब्सटेंस। मतलब उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई तत्व ऐसा नहीं है, उसके अंदर अपनापन कुछ नहीं है। इसलिए वो लोग को हमेशा नॉवेल्टी चाहिए। तो नॉवेल्टी की जरूरत नहीं है। जब आप हम अपने अंदर से संतोष लेना शुरू करते हैं तो फिर बहुत नॉवेल्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये समझना है। What a breakthrough it is when our ears begin to hear and our eyes begin to see. अभी शुरुआत होगी, जागृति की शुरुआत। ब्रेक थ्रू कब होगा, सफलता उसमें कब मिलेगी, कि जब हमारा जो कान है वो खाली सुनने का ही काम करेगा, और आंख है वो खाली देखने का ही काम करेगा। मतलब फिर से वो जो प्रेजेंट मोमेंट की जो बात है वही आती है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो करते हैं वही बस। अगर सुन रहे हैं तो बस दिल से सुन रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो दिल से देख रहे हैं। तो आधे आधा नहीं करना है, कुछ भी करना है वो टोटालिटी से करना है। तो वो चीज यहाँ बताते हैं। बट रिजल्ट डू नॉट कम इजीली। पर ये इतना आसान भी नहीं है। आप एक प्रयोग करना चाहे तो आप देख सकते हो कि भाई चलो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जो अच्छा से अच्छा कोई गीत या संगीत लगे उसको आप एक बार चलाओ और तय करो, नक्की करो कि बस मुझे ये गाना ही पूरा सुनना है, उस दौरान मैं कोई विचार में नहीं जाऊंगा। ऐसा नक्की करो और एक बार एक अच्छा सा गाना रखो, और फिर ट्राई करो कि आप इसके साथ कितने समय तक रह सकते हैं। तो वो आप देखोगे कि आप गाना अगर थोड़ी देर चलता है उसके बाद में आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ड्रिफ्टिंग हो जाएगा। तो इतना इसीलिए कहते हैं कि ये इट इज नॉट इजी। हमारा माइंड जो है वो एक एक चीज के ऊपर टिके रहने की उसको आदत नहीं है। अभी भी आप सुनते हैं ये सब और आपका दिमाग तो चल ही रहा है, न जाने क्या क्या विचार आते हैं, ये करना है वो करना है। तो शरीर यहाँ है पर माइंड भागता रहता है। तो उसको अवेकनिंग नहीं कहते। जहाँ शरीर है वहाँ मन भी है। अगर आपका काम अभी सुनना ही है तो बस सिर्फ सुनो, और कुछ आगे पीछे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये ऐसा हो सकता है तो आप अवेकनिंग के स्टेट में आ सकते हैं।
और फिर ये सुनते सुनते आप विचारों में चले गए और कोई चीज़ में ध्यान आपका चला गया, तो वो जो है वो फिर स्लीप की कंडीशन आ जाती है। इट बिल्ड्स कैरेक्टर, संस्कार, स्ट्रक्चर। तो जब ये अवेकनिंग होता है तो वो कैरेक्टर, अपना चरित्र बनाता है, संस्कार बनाता है, अपना एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है। कब वो होता है? जब अवेकनिंग अच्छी तरह होता है। बीइंग अवेक इज डिफिकल्ट प्रिसाइजली बिकॉज इट इज द की टू ए न्यू वर्ल्ड। एक नया जगत के अंदर प्रवेश करने की एक ये है, की है, चाबी है। तो जब अवेकनिंग होता है तो एक आदमी अगर सही ढंग में अवेकनिंग होता है कि तो समझो एक नए जगत के अंदर उसका प्रवेश होता है, और इसीलिए ये डिफिकल्ट है। तो इफ यू वुड रूल ऑल, रूल योरसेल्फ अबव ऑल। तो अगर हमें किसी के ऊपर शासन करना है तो सबसे पहले हमारे ऊपर शासन करना है। जो रूल करना है, शासन करना है, वो पहले अपने आप के ऊपर शासन करना सीखो, तो दूसरे के ऊपर शासन कर सकोगे। अपने आप के ऊपर कोई काबू नहीं है और दूसरे लोगों को काबू में लेना चाहते हैं। कई लोगों का एक नेचर होता है डोमिनेट करते हैं, डोमिनेंस। तो डोमिनेट जब आदमी करता है, उसके अंदर हकीकत में तो वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकता है, इसीलिए दूसरे को वो डोमिनेट करने का प्रयत्न करता है। और हर जगह ये देखते हैं, हम ऑफिस में देखते हैं, बॉस होता है वो उसके सबॉर्डिनेट के ऊपर डोमिनेट करेगा। वो जो वो है उसके क्लार्क के ऊपर डोमिनेट करेगा, क्लार्क है जो चपरासी के ऊपर डोमिनेट करेगा। हर जगह ये डोमिनेशन का एक चक्कर चालू रहता है, क्योंकि उसमें अहम को एक संतोष मिलता है। जब दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते तो अहम को अंदर से एक ताकत मिलती है। तो ये हमेशा एक डोमिनेट करने का आदमी का एक स्वभाव बन जाता है, दूसरे को दबाने का एक स्वभाव बन जाता है, और इसमें से उसको एक कोई संतोष मिलता है, एक अहम को एक संतोष मिलता है। तो ये जो चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। पहले हमें हमारे ऊपर काम करना है। इफ one has aim of remembering oneself, that is to remain awake, that is the first factor। अभी ये थ्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ। तो पहला फैक्टर क्या है कि आपने एक एम बनाया कि मुझे जागना है, तो ये एक पहला थ्री फोर्स में से एक फर्स्ट फोर्स हो गया। इमेजिनेशन दैट पोजेस द डिनायर इज द सेकंड फोर्स। अब जागने का जो है वो उसके सामने जो अपोजिट क्या आएगा, उसका जो डिनायल फोर्स क्या होगा, उसको कौन रोकेगा? बेहोशी। मुझे जागना है पर बेहोशी मुझे रोकती रहती है, तो मैं जागने का एम तो बनाता हूँ, उसके सामने जो बेहोशी के जो फैक्टर है, इमेजिनेशन है, डे ड्रीमिंग है, कुछ ना कुछ जो है, वो बार बार मुझे वो स्लीप के अंदर ले जाएंगे। तो जो सेकंड फैक्टर जो बनता है, ये होता है ये इमेजिनेशन वगैरह जो रेजिस्टेंस आता है। और तीसरा फैक्टर है फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन ब्रॉट बाय हायर फोर्सेस इज द थर्ड फोर्स। तो अभी नेचर में से जो एक आता है फ्रिक्शन, वो थर्ड फोर्स होता है। फ्रिक्शन मतलब क्या, और फ्रिक्शन का थर्ड फोर्स से क्या लेना देना है? दो चीज तो देख ली, मुझे जागना है और जागृति के अंदर कुछ कुछ अवरोध है। अब जब फ्रिक्शन कोई आता है प्रकृति की ओर से, तब वो जागने का अवसर देती है और मैं जाग जाता हूँ। तो हमेशा फ्रिक्शन की जरूरत क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ये एक जागृति का मौका देता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या कि एक कोई एक टाइप का कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें से कुछ दुख हुआ, पेन हुआ, तो एक अंदर फ्रिक्शन हो गया, और फ्रिक्शन हो गया तो आदमी अपने अंदर जल्दी जा सकता है। नॉर्मली वो जो है बहिर्मुख ज्यादा होता है, अंदर जाना है तो जब फ्रिक्शन आता है तो अंदर जल्दी जा सकता है। तो फ्रिक्शन दौरान जागृति की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थर्ड फोर्सेस है। तो एक ये हर जगह ये थ्री फोर्सेस काम करते हैं। तो हमेशा ये तीन चीज
थ्री फोर्सेस में बनती रहती है। फर्स्ट जो होते हैं, फर्स्ट फैक्टर होता है उसमें डिजायर। एक चीज की डिजायर बनी, या मुझे जागना है, या मुझे गाड़ी लेना है, या मुझे बंगला बनाना है, मुझे शादी करना है, कुछ भी है, एक डिजायर अंदर आ गई, दैट इज फर्स्ट फोर्स। अब उसके सामने जो रेजिस्टेंस आएंगे, तो मुझे ये करना है तो वो मैं कर नहीं पाता हूँ, उसके सामने जो रेजिस्टेंस आएंगे, जागना है पर जागने के सामने जो रेजिस्टेंस आएंगे वो सेकंड फोर्स है। और तीसरा फोर्स जब कोई जगह से फ्रिक्शन आता है हायर लेवल से, और उस समय फिर जागने की संभावना बन जाती है, तब ये थ्री फोर्स कंप्लीट हो जाता है, सब चीज बनती है। जब तक थ्री फोर्सेस कंप्लीट नहीं होते तब तक कोई भी हकीकत बन नहीं सकती। अगर आपको एक फैक्ट्री डालना है, फैक्ट्री चलाना है, तो अगर ये तीनों चीज बनेगी, थ्री फोर्सेस काम करेंगे, तब जाके ये फैक्ट्री आप डाल सकेंगे। तो हमेशा कोई भी हकीकत बनती है इसमें थ्री फैक्टर्स काम करते रहते हैं। When two forces oppose one's mechanical life, one's higher aim can be met. One then understands the need of receiving outside help to awaken. तो दो दो जो फोर्सेस है वो तो अपने आप में काम करते रहते हैं, पर उससे कुछ नहीं बनता। तीसरा फोर्स जब तक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो बात बनती नहीं है। और वो तीसरा फोर्स जो है वो बाहर की हेल्प के मदद रूप में आता है, कोई मदद के रूप में आता है। तो फ्रिक्शन जो होता है उसके अंदर भी ये होता है कि नेचर से एक प्रकार की हेल्प आ गई फ्रिक्शन के रूप में, और फिर समझ में आता है कि इस तरह की जो आउटसाइड हेल्प है वो जागृति के लिए कितनी जरूरी है। या दूसरी तरह भी इसको ये देख सकते हैं हम, कई बार ऐसा प्रयोग भी करते लोग, ऐसा कॉम्यून बनाते हैं जिसमें 5, 15, 25 लोग 50 लोग एक कॉम्यून में एक साथ रहते हैं, कॉमन एम वाले। मानो कि कुछ लोग हैं, उसको इसका एक ध्येय है कि भाई हमें किसी भी हालत में जागृत रहना है, तो वो लोग इकट्ठा रहते हैं और जागृत रहने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट लेके जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें जागृत रहने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह बाहर की हेल्प लेके कई कम्यून भी ऐसे बनते हैं जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प लेके साधना कर सकते हैं। या फिर जो हमारा कोई ग्रुप होता है पर्टिकुलर, तो ग्रुप के अंदर भी हम एक दूसरे की हेल्प लेके इस तरह का जागृत रहने का प्रयत्न कर सकते हैं। इट मे बी ए पेनफुल एक्सपीरियंस। अब ये फ्रिक्शन है तो वो तो थोड़ा पेनफुल तो रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन आता है तो वो पेनफुल ही है, तो वो पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। उमर खयाम रोट, एंड व्हेन द डार्क एंजल with his darker draws up to thee, take that and do not shrink। ये एक बहुत गहरा सेंटेंस है उमर खयाम का, कि कहते हैं कि जब कोई एक रहस्यमय देवदूत जो आता है और वो आके एक जो अकाल ड्राउट, एक अकाल जब होता है तो उसको अकाल की जैसी स्थिति आती है, और वो देवदूत ऐसी अकाल की स्थिति लेके आपके पास अगर आता है तो उसको ले लो, उसके उस भय के मारे उससे पीछे मत हटो, श्रिंक मत हो जाना, उससे आप उसके सामने रहो और वो जो दे रहा है उसको ले लो। कहने का मतलब ये दुख के बारे में है कि जब नेचर में से दुख हमारे ऊपर आता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने एक एक्सेप्टेंस का एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो हमारी थाली में परोसा जाता है वो सबको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ भी एक स्वीकार कर भाव की बात ये उमर खयाम करते हैं। दिस मीन्स दैट एन मटेरियल लाइफ वन इज मेड ए जीरो, yet do not shrink। तो हो सकता है कभी ऐसा ऐसे भी नौबत आए, ऐसा भी फ्रिक्शन आए कि मटेरियल लाइफ में हम जीरो हो जाए, फिर भी हमें डर के पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हमें वहीं के डटे रहना चाहिए। द अवेक स्टेट इज साउट eternally in books, in places, and with external gurus. All that is needed is to remember yourself always and everywhere।
तो हम जो जागृत रहने के लिए ये किताबों में कोई जगह पर गुरु के पास हम इसकी शोध करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहीं से जागृति का स्टेप मिल जाए, पर हकीकत में आप जो है जहाँ हैं, आपके सेल्फ को आप याद करते हो, जहीं भी है, अभी आप बैठे हैं और आपके सेल्फ को आप याद कर रहे हैं, तो वो वही अवेकनिंग। तो उसके लिए कोई स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि ऐसा करोगे तो आप अवेकनिंग होगा। उसके लिए आप जो है जहाँ हैं उस वो स्थिति में अगर एक अपने माइंड को, अपने अटेंशन को ला देते हैं, तो वो अवेकनिंग की संभावना बन जाता है। The state of being awake is a nuisance to the body brain system which wants to live its own life, would rather have its own wishes and remain blissfully asleep. तो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है, बॉडी ब्रेन सिस्टम हमारा जो है वो, उसकी हमेशा एक इच्छा रहती है कि भाई स्लीप है, ये जो है हम बेहोशी में जी रहे हैं, ये सेकंड स्टेज में जी रहे हैं स्वप्न की अवस्था में, वही बढ़िया है। क्योंकि जागृति तो एक न्यूसेंस जैसा हो जाता है, जागृति का प्रयत्न करते हैं तो बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार बेहोश होते हैं, तो एक उसमें एक अपोज आता है और मजा नहीं आता है। शुरू में ऐसा होता है, बाद में तो एक जब जागृति बन जाती है तो इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में बॉडी ब्रेन का सिस्टम क्या है कि बेहोशी बॉडी ब्रेन सिस्टम को पसंद है, और उसके परे हम जागृत रहने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ थोड़ा घर्षण होता है, इसीलिए ये न्यूसेंस जैसा लगता है। अभी थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि ये एक पता आ जाएगा इसमें, तो आप दोबारा फिर लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन हो सकोगे। False personality is opposed to the state of being aware. फॉल्स पर्सनालिटी जो हमारा कृत्रिम व्यक्तित्व है, वो सबसे बड़ा बैरियर है जागृत रहने के अंदर। कि फॉल्स पर्सनालिटी क्या है कि हम हमारे नाम के ऊपर चिपके हैं, हमारी जो शख्सियत है इसके ऊपर हम चिपके हुए हैं, ये सब जो है वो फॉल्स पर्सनालिटी है। तो वो अवेकनिंग के लिए बाधा रूप है, वो अपोज होता है। The body brain system cannot remember itself. The state of being awake is not mechanical and the body brain system is mechanical. तो सीधी सी बात है ना कि बॉडी ब्रेन सिस्टम में जो है वो अपने आप में वो अपने को याद नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो तो मैकेनिकल है, वो तो एक प्रक्रिया करने के लिए एक साधन है। बॉडी ब्रेन सिस्टम साधन है, तो वो अपने आप में जागृत नहीं हो सकता है। जागृत जो है वो सेल्फ है, तो सेल्फ के द्वारा हम जागृत हो सकते हैं, बॉडी ब्रेन सिस्टम द्वारा हम जागृत नहीं हो सकते। Contradictions exist within our body brain system because we are not one. ये भी एक समझने की जैसी चीज है। हमको दिन भर में ऐसा लगता है कि मैं एक ही हूँ, सुबह से उठते रात को सोते हैं, तो अंदर एक कंटिन्यूटी कोई चीज की बनती है, तो लगता है कि मैं एक ही हूँ। जैसे एक फिल्म चलती है, तो फिल्म में तो एक पीस होता है एक फिल्म का, पर वो स्पीड में चलती है तो ऐसा लगता है कि ये पूरी स्टोरी बन गई। हकीकत में तो एक पीस होता है ना वो फिल्म के अंदर। इसी तरह हमारे अंदर बहुत सारे मैं हूँ, बहुत सारे आई है, और वो आई की इतनी कंटिन्यूटी रहती है कि इसकी वजह से हमेशा लगता है कि मैं एक ही हूँ, अखंड हूँ। पर हकीकत में ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, और अध्यात्म के अंदर भी ये सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं एक हूँ। अगर हम जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे मैं पड़े हैं, बहुत सारे आई पड़े हैं, तो हम उसको देख सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि मैं तो वही हूँ, सुबह में था वही था, दोपहर को भी वही हूँ, शाम को भी वही हूँ, तो हम अपने आप को जो
एक अवेयरनेस के साथ जो उसको देखना होता है वो देख नहीं सकते, ये इसलिए हमें एक अखंड रूप में हम दिखाई देते हैं। वी हैव मैनी ब्रेन, तो जिस तरह कहते हैं मैनी आईज, इस तरह मैनी ब्रेन। तो तिवारी जी कहते हैं कि बहुत प्रकार के छोटे छोटे ब्रेन हमारे अंदर है। जो मेन ब्रेन है उसके अंदर छोटे छोटे ब्रेन है, जिस तरह मैनी आईज है मैनी ब्रेन है। वी हैव मैनी ब्रेन, सो मच ऑफ आवर डे। बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो अपने आप में जाग नहीं सकता, और हमें जो है वो एक वननेस का अनुभव होता है कि मैं एक हूँ, अखंड हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, और इसके लिए क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ब्रेन्स है, ऐसा कवरिया जी कहते हैं। सो मच ऑफ आवर डे इज कंपोज ऑफ आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम इन wanton consumption of precious energy। तो ये जो हमारी जो प्रेशियस एनर्जी है हमारे अंदर जो आती है, उसका हमारा जो स्वच्छंदी उपयोग है, उसका जो गलत ढंग से जो हम उपयोग करते हैं, तो उस ढंग से हमारा पूरा दिन निकल जाता है। मतलब कि जो पूरा दिन जो हमारा होता है उसमें क्या है कि हमारी प्रीसियस एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होता है। प्रीसियस एनर्जी हमको मिलती है और फिर दिन भर में हम छोटी छोटी बातों में ये उसका कंजम्पशन कर देते हैं। तो ये एक खास ध्यान रखना चाहिए जिसको प्रगति करना है, कि छोटी छोटी बातों के अंदर हमारा हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, उसके बारे में खास देखना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत प्रेशियस है। इट वुड बी फुलिश टू थिंक दैट द स्टेट ऑफ बीइंग इज अवेक इज इजीली अटेनेबल। ऐसा अगर मानते हैं कि भाई ये तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अवेकनिंग है, बात करते हैं अवेकनिंग अवेकनिंग, ये तो होता है, हम अवेकन ही है। कई लोग तो इतने भ्रम में जीते हैं, जब इन लोगों से ऐसी बात करते हैं थोड़ी अवेकनिंग जागृति, अरे क्या जागृति, हम जागृत तो है अभी। जागृति इसलिए तो आपको सुन सकते हैं, जागृत इसलिए तो बोल सकते हैं। इतनी सारी आपके साथ दलील करेंगे जागृत, मैं जागृत हूँ ये बताने के लिए, पर यही एक प्रूफ है कि वो बेहोश है, इसलिए इतनी दलील कर रहा है, इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा है। जो आदमी जितना आर्ग्यूमेंट करता है उतना वो बेहोश होता है, क्योंकि जो समझदार होता है वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, वो सामने का स्टेज समझ जाता है, उसकी समझ में कुछ नहीं है, अभी आर्ग्यूमेंट करने का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं। पर जो आर्ग्यूमेंट करता रहता है वो बेहोश आदमी है। तो ये कोई अटेनेबल इतना आसानी से ये अटेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ऐसा है नहीं। अगर कोई ऐसा समझते हैं तो वो फुलिश है। Different subjects interest the different many brains or the different many parts of the body brain system। तो हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो पार्ट्स है या डिफरेंट ब्रेन्स है, तो हर एक को अलग अलग उसका एक अपना एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कुछ ब्रेन्स है उसको खाने पीने के लिए एक वो है, तो खाने पीने का ही वो सोचता रहता है दिन भर में, एक ब्रेन है। दूसरा ब्रेन ऐसा है कि जिसको बस घूमना और कुछ करना नहीं है, बस घूमो आराम करो, ऐसे कुछ होते हैं, कोई ऐसे ब्रेन्स होते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ब्रेन होता है। किसी को पढ़ने का शौक है तो एक ब्रेन ऐसा है अंदर कि किसी को बस पढ़ने के लिए उसका एक शौक जागता रहता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ब्रेन या बॉडी ब्रेन सिस्टम का कोई पार्ट काम करता है। Will the body brain system ever give up the idea that it is missing something, and so it continually seek this or that? तो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम को हमेशा लगता है कि नहीं कुछ कुछ छूट गया है, कुछ बाकी है, कुछ रह गया है, और इसीलिए ये दिस और दैट को पीछे पड़ा रहता है, नहीं ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि ये बॉडी ब्रेन सिस्टम है, कभी भी उसको संतोष नहीं होता है। उसको ऐसा ही लगता है कि नहीं कुछ बाकी है। इतना अच्छा खा लिया फिर भी लगेगा दूसरे दिन कि नहीं आज भी और भी कोई अच्छा खा लूँ। इतना घूम के आए फिर थोड़े दिन के अंदर फिर लगेगा कि नहीं और एक टूर मार के आ जाऊं। तो ये जो एक जो माइंड है हमारे अंदर, ये एक बॉडी ब्रेन सिस्टम की एक तरह की एक वीकनेस है, और वो गिव अप नहीं कर सकता है।
it will attempt to use excessive fear or doubt to undermine one's work. तो जागृति का हमारा जो प्रयत्न है, तो इस तरह का बॉडी ब्रेन सिस्टम का जो अटेम्प्ट होता है, इसमें एक्सेसिव फियर होता है या एक्सेसिव डाउट होता है, तो वो हमारे जागृति के प्रयत्न को क्षीण कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये खास ध्यान में रखना चाहिए कि बॉडी ब्रेन सिस्टम कोई एक्सेस के प्रति न जाए। Simply correct the situation by remaining awake or keep the state of being awake. तो अगर आप जागृत रहोगे तो धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है अपने आप में करेक्ट हो जाएगी, या फिर अपने आप को वो स्टेट के अंदर बने रहना चाहिए, उसको कीप उसको रखना चाहिए, उसको उसमें बने रहना चाहिए। We normally think of the brain as one solid mass. अभी ब्रेन के बारे में हम जब सोचते हैं तो एक सॉलिड अंदर एक जो ब्रेन हमारा है एक सॉलिड रूप में, इस तरह का हमारा एक अनुभव होता है। We have many minor brains within this brain as well as in the body itself. तो ये जो ब्रेन है और हमारा जो बॉडी है उसके अंदर मैनी माइनर ब्रेन, छोटे छोटे ब्रेन बहुत सारे हमारे अंदर होते हैं। We do not know which minor brain is working at what time, and so it happens that one of this brain will make a resolution and another would not want it or care for it. ये तो हमने जो सेंटरों के बारे में जब इनर डिसिप्लिन में पढ़ा था उसमें जो बात आती थी वही बात है यहाँ है। यहाँ माइनर ब्रेन के बारे में उसमें सेंटर में था कि एक जो सेंटर है, मानो कि इंटेलेक्चुअल सेंटर कोई रिजोल्यूशन लेता है और दूसरा सेंटर का सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो बात नहीं बनती है। यहाँ भी ऐसा ही है कि कुछ ब्रेन जो है वो रिजोल्यूशन या ऐसा कोई व्रत वगैरह ले लेता है और दूसरे जो है वो उसकी वो परवाह नहीं करते, उसको वो नहीं चाहते कि भाई ऐसा हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का जो हमने देखा था वो सेंटर के बारे में, वही ब्रेन के बारे में भी वही चीज बनती है माइनर ब्रेन के बारे में। We have to first become one within. तो अभी जो ये मैनी जो आई जो है और या मैनी ब्रेन से उसको एक के अंदर लाना है, मतलब कि जो कॉमन जो फैक्टर है या कॉमन जो ग्रुप है, कॉमन जो इंटरेस्ट वाले जो आई है उसका एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो हमारे अंदर अलग अलग आई है, वो अलग अलग उसकी ये होती है, पर कुछ कॉमन आई भी होते हैं तो उसका एक ग्रुप बनाना चाहिए। इस तरह आई कम होते जाएंगे और फिर आई के ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। The many minor brains that create the many eyes should first be made into one coordination brain and one coordinated eye. ठीक है, तो ये जो बहुत सारे आई है उसका एक कोऑर्डिनेटेड आई होना चाहिए, मतलब ये सब मिल जाने चाहिए, मर्ज हो जाने चाहिए और एक कोऑर्डिनेटेड आई बन जाना चाहिए या एक कोऑर्डिनेटेड ब्रेन हो जाना चाहिए। If this does not happen, or rather till this happens, there will be conflict within, and will, which is the outcome of one coordinated I, does not function. तो जब तक ये नहीं बनता है, इस तरह कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, तब तक विल नहीं जागती है। विल मतलब संकल्प अंदर, जैसे कि ये रिजोल्यूशन के लिए एक हम संकल्प करते हैं और क्यों ये फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मैनी आईज है। एक आई ने बोला कि मुझे ये करना है, दूसरा आई बोलेगा नहीं ऐसा क्यों करना है, तो वो जो विल जो है वो काम नहीं करती है। इसलिए पहले एक कोऑर्डिनेटेड आई को बनाना पड़ेगा कि जो एक चाहेगा फिर उसी तरह हो जाएगा। This happens in an individual over innumerable lifetimes as one proceeds from neutral will that is able to do nothing through intellectual will
that is useful in the objective universe to spiritual will capable of doing much subjectively and objectively when one is properly established. तो ये यहाँ अभी 3 प्रकार की विल बताते हैं कि पहली प्रकार की जो विल है जिसको न्यूट्रल विल वे कहते हैं, उसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता और ज्यादातर लोगों के अंदर ये न्यूट्रल विल ही काम करती है। वो कुछ सोचते हैं पर कुछ कर नहीं सकते, तो कोई संकल्प बनता ही नहीं है और संकल्प बनता है तो उसका कोई आगे कुछ नहीं होता है, उसको न्यूट्रल विल। उसके बाद दूसरी जो आती है वो इंटेलेक्चुअल विल है। इसमें वो थोड़ी ये ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है, मतलब भौतिक जीवन है, उसके अंदर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल विल जो संकल्प है, हमें भौतिक जगत में कुछ काम करना है तो उसका उपयोग करके हम कुछ कर सकते हैं। और वो भी इसके बाद स्पिरिचुअल विल डेवलप होती है, ये ग्रेजुअली तीनों डेवलप होती है। तो जब स्पिरिचुअल विल बनती है तो वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और सब्जेक्टिव वर्ल्ड दोनों वर्ल्ड के अंदर, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वर्ल्ड के अंदर उसका हम फिर उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए ये प्रोसीड होने में इननंबरेबल लाइफ टाइम्स होता है, इतने सारे जीवन गुजर जाता है तब हम जाके स्पिरिचुअल विल के ऊपर आते हैं। This state of spiritual will within removes all inner conflicts and gives one the strength as well as the purpose to remain awake and not be lost completely and be unaware, that is sleeping and or indulging in daydreaming or brooding. ठीक है, तो ये जो स्पिरिचुअल विल जब आएगी तब वो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो अंदर जो है वो सब इनर कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देगी और एक हमको हम अंदर से एक ताकत देगी, और जो हमारा जो पर्पस है जागृत रहने का, वो उसके प्रति हम जागृत रहने का प्रयत्न तब कर सकेंगे। और उस समय हम ना अनअवेयर रहेंगे, ना अपने आप को कम्प्लीटली गंवा दिया, लॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं फील करेंगे। मतलब कि स्लीप या डे ड्रीमिंग या ब्रूडिंग ये कुछ नहीं होगा। कब होगा कि जब स्पिरिचुअल विल जागेगी। और स्पिरिचुअल विल को जगाने के लिए बहुत सालों तक या बहुत जीवन तक काम करना पड़ता है। The practices that help are the refining exercises, the corrective exercises which are applicable, the upgrading of awareness exercises with or without the prism, the phase exercise, and of course unfailing free SRD. तो यहाँ इन्होंने शेड्यूल भी बता दिया कि भाई आपको जागृत रहना है पर्पसफुली, और ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है इन सबको निकालना है, स्पिरिचुअल विल डेवलप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, रोजाना आपको रिफाइनिंग करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस प्रिज्म की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फेज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और 3SRB 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना आपको करना पड़ेगा। तो इतना उन्होंने एक प्रोग्राम भी दे दिया, खाली ये फिलोसॉफिकल बात नहीं करते हैं। देखो यहाँ उन्होंने बहुत सारी किताबों में जागृत रहने की बातें होती है, बहुत सारी एक फिलोसॉफिकल रूप में बताया जाता है जागृति क्या है, ये है वो है, जागृत होते तो क्या अनुभव होता है वगैरह वगैरह, पर जागृत कैसे होते हैं वो कोई नहीं बताता। ये यहाँ उन्होंने पहली बार बताया है कि जागृत रहने के लिए इस सारी जो प्रैक्टिसेस है इसका आप डेली काम करते रहोगे तो धीरे 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 जागृत होने की आपके अंदर एक संभावना बन जाएगी। एक लंबा थोड़ा पैराग्राफ है, फिर भी पढ़ लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद में तो प्रश्नोत्तरी हो करेंगे। Thus the coordinatory state of an average human being, तो हमारा जो एक सामान्य व्यक्ति है उसका जो स्टेट कैसा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेज अंदर हो रहता है, मतलब मेनी आईज है, तो एक आई क्या कहेगा, दूसरा आई क्या कहेगा, सुबह में एक आई बोलता है कि ये करना है, शाम को वो आई बोलता है उसके एकदम विपरीत बोलेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट के अंदर एक सामान्य आदमी जी रहा है। ह्यूमन बीइंग इज स्ट्रक्चर्ड इन ट्रांसेंडेंस, तो हम तो ट्रांसेंडेंस एक जो
जो एक चैतन्य रूप है, जो पूर्णता है, इस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ है, दैट इज ऑल द रिक्वायर्ड एनर्जीज एंड हायर सेंटर्स आर ऑल स्ट्रक्चर्ड विद इन एंड प्रोवाइडेड फॉर फंक्शनिंग। तो हमारे अंदर ये जो जागने के लिए जो कोई मटेरियल है वो सब कुछ दे दिया है पहले से, ऐसे हायर एनर्जी दे दी है, हायर सेंटर दे दिया है, ऐसा स्ट्रक्चर भी अंदर है। उसको सबको जगाना है, उसको काम में लेना है। मतलब मशीनरी तो अंदर है, उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जागृत हैं। सो दैट शुड वन सिंसियरली अप्लाई एंड वर्क, द रिजल्ट मस्ट फॉलो। तो अगर ये सब चीज जो है उसके ऊपर हम करते, जो अंदर भगवान ने दिया है वो उसका हम सही उपयोग करते हैं सब एनर्जी वगैरह का, तो उसका फिर रिजल्ट अचूक आएगा। Yet at the same time the body brain system is designed to sleep and remain asleep. अब दूसरा ऐसा, दो भगवान ने एक साथ दो विरोधी चीज हमारे अंदर डाल ली है। एक ट्रांसेंडेंस डाल दिया है, मतलब कि वो जो 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 चाहिए हमें जागने के लिए वो सब डाल दिया है। मतलब अंदर से हम पूर्ण रूप से जागृत है ही, ऐसी भी चीज डाली है, मतलब है, जिसको हम डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं। वो जो 24 घंटा वो तो जागृत ही है। और दूसरे और से ये बॉडी ब्रेन सिस्टम दिया है कि जिसका स्वभाव ही स्लीप का है, जो जो जागना ही नहीं चाहती है, ऐसी जो चीज है वो जो है वो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम है, ये भी एक डिजाइन है। तो दो चीज ऐसी दी है, इसलिए हमें जरा ज्यादा डिफिकल्टी। द माइनर ब्रेन्स रिमेन सेपरेट एंड डिमांडिंग देयर पाउंड ऑफ फ्लेश, एंड द मेनी आईज मेक इनर कंफ्यूजन वर्स कंफाउंडेड। तो यहाँ जो अलग अलग मेनी आईज है वो अलग अलग डिमांड करते रहते हैं, और इसलिए अंदर एक कंफ्यूजन बना रहता है, और वो कंफाउंड हो जाता है। कंफाउंड क्या कहते हैं गुजराती में, गुचवाई जाइए जाते, तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। It is easier to sleep, it is easier to remain involved and to identify, it is easier to daydream and or brood। तो ये सब आसान है। अभी देखो, अभी आप जागृति के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर जागृत नहीं रहना है तो कुछ प्रयत्न करना नहीं, तो कितना आसान है। आप बैठे इमेजिनेशन में चले जाओ, उसके अंदर से जागने तक का कोई सवाल ही नहीं है। डे ड्रीमिंग में आप रहो, ब्रूडिंग करते रहो, आपको जो चाहे जो करना है करो, बेहोशी में पूरा जियो, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। पर आप जब जागने का प्रयत्न करते हैं तो एक डिफिकल्टी आती है। तो ये सब आसान चीज है इसके अंदर, डे ड्रीमिंग में या आइडेंटिफाई के रूप में रहना। तो जैसे जागने की बात आती है तो थोड़ा अंदर एक स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो एक डिफिकल्ट है हमारे लिए। इसलिए लोग फिर प्रयत्न भी नहीं करते, अभी छोड़ो ना, जैसे है वैसे हम जीते तो हैं, बस खा पी के मजा करो, ये सब छोड़ो, जागृति बागृति, ऐसा एक फिर मन बना लेते हैं। These two contradictory aspects of human being within are both strong. One downgrade and the other upgrade us. तो ये जो दो प्रकार की अंदर वृत्ति चल रही है, एक है जो जागना है और दूसरा है कि भाई नहीं सोते रहो। तो ये जो जागना है वो अपग्रेड है, और जो सोना है वो डाउनग्रेड में है। वो जो एक अंदर का एक जो साइकोलॉजी है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, और उसमें तकलीफ होती है। तो एक ऊपर ले जाता है, एक नीचे ले जाता है। इन लाइफ वी एक्सपीरियंस दैट इट इज इजियर टू गो डाउन एंड डिफिकल्ट टू गो अप। तो ये तो हमारा लाइफ के अंदर एक हमेशा अनुभव होता है। ऊपर जाना है कहीं भी, मतलब एक डेवलपमेंट करना है, वो वर्ल्डली लाइफ में भी है। अगर डेवलपमेंट करना है तो थोड़ा मुश्किल है, पर अगर सब आसानी से चल रहा है तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नीचे जाना आसान है, गिर जाना, गलत करना, ये सब आसान है, पर अच्छा बनना, अच्छे बनने के लिए प्रयत्न करना, ये सब मुश्किल चीज है। The choice is yours. One road leads to oblivion and the other to immortality. तो आपकी अभी इच्छा एक जो है
वो मार्ग है विस्मृति का मार्ग है, और एक जो है इमोर्टलिटी का, अमरत्व का मार्ग है। तो बेहोशी का मार्ग है वो विस्मृति का मार्ग है, और जो जागृति का मार्ग है वो इमोर्टलिटी का मार्ग है। आपको क्या पसंद करना है? चॉइस इज योर्स। टू हेल्प अवेकन दोज who are asleep, nature brings the friction in their lives and in some cases shocks। तो जिसको जागना है उसके लिए प्रकृति उसके मदद के लिए फ्रिक्शन लाती है, और खाली फ्रिक्शन नहीं, कई बार तो शॉक लाती है। मतलब एक गहरा दुख की स्थिति हो जाती है, इस तरह की स्थिति भी बन जाती है। तो ये जागने के लिए ये सारी चीजें हो सकती है, लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर एक जागने का है, एम बना है, तो बस उसके प्रति हमारा समर्पण रहना चाहिए। चाहे वो फिर फ्रिक्शन आए, शौक आए, खुशी आए, जो भी आए वो, पर एक है जो हमारा जो ध्येय है वो एक क्लियर कट होना चाहिए। बस आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न नहीं है तो फिर यहाँ हम समाप्त करते हैं, और रुपेश भाई को विनंती करते हैं कि आप समापन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा साहब, थैंक यू। थैंक यू। नो क्वेश्चन, तो यहाँ हम वर्चुअल रूम बंद करते हैं। उससे पहले सबको एक बार, सॉरी मैडम, हेलो, किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, ओके फाइन। थैंक यू दारा भाई, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ हम वर्चुअल रूम बंद करते हैं, बुद्धा रूम अपना, और अगले संडे फिर मिलेंगे। गुड बाय, हैप्पी 3SRB। थैंक यू दारा भाई, थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।